नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के मूल पुस्तक का वाचन कर रहे हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का, जो यहाँ तक वाचन हम लोग कर चुके थे। आगे उसका वाचन कुछ इस प्रकार है। हिंदी भाषा की प्रकृति इस चरित्र से जुड़ी है। भाषाओं के लंबे इतिहास में ऐसी बहुभाषी भाषा का अस्तित्व और कहीं नहीं मिला। देखिए, जो जितनी भी भाषाएं संस्कृत से लेकर हिंदी तक का विकास हुआ है, तो जितने ये हम बता रहे हैं चतुर्वेदी जी कि भाषाओं के लंबे इतिहास में ऐसी बहुभाषी भाषा का अस्तित्व कहीं नहीं मिलता जितना कि हिंदी का मिलता है। भौगोलिक विस्तार के अनेक जनपदों और उनमें व्यवहृत 18 बोलियों, देखिए कितनी बोलियों का जिक्र है, 18 बोलियों का। 18 बोलियों के वैविध्य को, जिनमें से कई व्याकरणिक दृष्टि से एक दूसरे की विरोधी विशेषताओं से युक्त कही जा सकती हैं, हिंदी भाषा बड़े सहज भाव से धारण करती है। यहाँ देखिए, हिंदी भाषा का गुण देते हुए चतुर्वेदी जी कहते हैं कि वे उन 18 बोलियों को अपने में समाहित करती है जिनके व्याकरण अलग अलग हैं। ये हिंदी का बड़ा गुण है, वे सभी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। हिंदी के स्वरूप के संबंध में इसलिए वैचारिक द्वैत की भावना ग्रियर्सन में जगह जगह दिखती है। यहाँ फिर देखिए, एक तथ्य आया है कि वैचारिक द्वैत की हिंदी के संबंध में वैचारिक द्वैत की भावना ग्रियर्सन में मिलती है। भाषा सर्वेक्षण की भूमिका भाग में वे लिखते हैं, ये देखिए ग्रियर्सन की एक पुस्तक है भाषा सर्वेक्षण, जिसकी भूमिका में वे कुछ इस प्रकार कथन देते हैं। क्या कथन है आगे जानते हैं हम लोग। इस प्रकार यह कहा जाता है, और सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है, कि गंगा के समस्त कांठे में बंगाल और पंजाब के बीच अपनी अनेक स्थानीय बोलियों सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। एक दृष्टि से यह ठीक है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सर्वत्र हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शासन की भाषा है और ग्रामीण स्कूलों में यही शिक्षा का माध्यम भी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस क्षेत्र के लोग द्विभाषा भाषी हैं, यानी कि 2 भाषा बोलते हैं, वैसे भाषी हैं। अतएव व्यवहार में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, और ये लोग नहीं चाहते कि शासन कार्य के लिए अनेक भाषाएं स्वीकार कर कठिनाई उत्पन्न की जाए। यह सब होते हुए भी तथाकथित हिंदी की इन बोलियों की जब भाषा शास्त्री परीक्षा करता है और उन्हें समूह के अंतर्गत लाने अथवा उन्हें वर्गीकृत करने का उद्योग करता है, तो इनके मुहावरों तथा गठन में उसे अत्यधिक अंतर मिलता है। तो ये उनकी जो पुस्तक थी भाषा सर्वेक्षण, उसके अंतर्गत 42 और 43 पृष्ठ संख्या पे ये बात लिखी हुई है। ग्रियर्सन के काफी पहले विलियम कैरे ने, देखिए एक कथन और आ गया आपका यहाँ, विलियम कैरे ने 1825 में इसी प्रकार की भावना व्यक्त की थी। देखिए, ग्रियर्सन ने अपनी भावना दी थी, अब उसके पहले ही विलियम कैरे ने 1825 में इस प्रकार की भावना जो ग्रियर्सन दे रहे हैं उसी प्रकार की भावना व्यक्त की थी। स्पष्टता उन्होंने नहीं कहा था। एक और हिंदी क्षेत्र की बोलियों में शब्दावली की समानता होने पर भी उन्हें रूप तंत्र की भिन्नता प्रतीत हुई। देखिए, कैरे जी को क्या लगा, हिंदी क्षेत्र की बोलियों में शब्दावली की समानता होने पर भी उन्हें रूप तंत्र की भिन्नता प्रतीत हुई, और दूसरी ओर हिंदी के विस्तार के प्रति बड़े आश्वस्त भाव से उन्होंने पहली निगाह में लिखा है। यहाँ देखिए, ये कथन आपका विलियम कैरे जी का कथन है, इस बोली से मैं सारे हिंदुस्तान को समझ सकूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, और जहाँ तहाँ आपको क्विज में भी ये कथन देखने को मिलेंगे कि इस बोली से मैं सारे हिंदुस्तान को समझ सकूंगा। ये कथन किसका है? यहाँ स्मरणीय है कि कैरे की भाषा सर्वेक्षण अपने ढंग का पहला प्रयास है, और बाइबिल के अनुवादों के सिलसिले में उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों का गहराई के साथ परीक्षण किया था। हिंदी क्षेत्र की 18 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी में मेवाती, आहिरवाटी, मालवी, जयपुरी, हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी तथा पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। कुल 18 बोलियां हो गई हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अलग अलग अपभ्रंशों से विकसित हुई है। इस कथन को मैं एक बार और पढ़ देती हूँ, और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है।
इसको मैं अभी पढ़ देती हूँ। हिंदी क्षेत्र की 18 बोलियाँ। पश्चिम हिंदी के अंतर्गत देखिए, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। एक क से है, एक ख से है और तीनों ब से है। कन्नौजी, खड़ी बोली, उसके बाद बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली। ठीक है। पूर्वी हिंदी की अवधि, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3 भाषा है, अ, ब और छ से। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी है। मैथिली तो सबको पता ही होगा, मैथिली और भोजपुरी कि लगभग वो बिहार की भाषा है, मिथिलांचल। बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी में मेवाती, आहिरवाटी, मालवी, जयपुरी, हड़ौती। देखिएगा, जयपुरी जो है मारवाड़ी में नहीं लगा दीजिएगा, ये राजस्थानी में। ठीक है, फिर से देखिए, राजस्थानी में मेवाती, अहिरवाटी, मालवी, जयपुरी, हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तथा पहाड़ी में पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी में भी ज़्यादा ये नहीं है। राजस्थानी देख लीजिए, म से, अ से, म से, ज से, म से, म से। मेवाती, आहिरवाटी, मालवी, जयपुरी, हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी। कुल 18 हो गया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अलग अलग अपभ्रंशों से विकसित हुई है। बोधगम्यता के संदर्भ में तो ग्रियर्सन ने कहा है, फिर से ग्रियर्सन का कथन आ गया है कि बोधगम्यता के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है? झांसी जिले के किसान अर्थात बुंदेली बोलने वाले गोरखपुर जिले के किसान अर्थात भोजपुरी बोलने वाले से बात करने में कठिनाई होगी। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि अगर गोरखपुर जिले का कोई किसान है और अगर भोजपुरी बोलने वाले कोई किसान है तो दोनों को आपस में बात करने में कठिनाई होगी। व्याकरण के स्तर पर पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और भोजपुरी के अंतर प्रसिद्ध है। यानी कि ये जो हिंदी में भी है, व्याकरण के स्तर पर सभी में अंतर है। पश्चिमी की बोलियों में कर्ता कारक के लिए प्रयुक्त ने परसर्ग पूर्व में अवधि और भोजपुरी में एकदम अनुपस्थित है। पश्चिमी में भविष्य काल के लिए ह और ग प्रत्यय हैं, पूर्व में ब है। देखिए, पश्चिम में क्या है? भविष्य काल के लिए ह और ग प्रत्यय है और पूर्व में ब है। दूसरी ओर पूर्व में भूतकाल में प्रयुक्त अल, इल प्रत्यय पश्चिम की बोलियों में नहीं है। अ स्वर का उच्चारण भोजपुरी में जिस रूप में है वहाँ बांग्ला आदि पूर्वी भाषाओं के निकट है, बजाय पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की बोलियों के। इन्हीं सब कारणों से प्रेरित होकर ग्रियर्सन ने लिखा है। फिर से देखिए, ग्रियर्सन ने क्या लिखा है? तथाकथित हिंदी की बोलियां। यह स्पष्ट है कि ग्रियर्सन अपने भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम में इन बोलियों को एक भाषा से संबंध नहीं मानते। उनके सर्वेक्षण में हिंदी क्षेत्र की 5 उपभाषाएं हैं। देखिए, ये ग्रियर्सन का है। ग्रियर्सन यहाँ नाम आया है और उनके लिए बोला है कि उनके सर्वेक्षण में हिंदी क्षेत्र की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, माफी चाहती हूँ, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी किसी एक स्थान पर विवेचित न होकर सर्वेक्षण की 5 अलग अलग जिल्दों में क्रमशः 1:9:1, 6, 5:2, 9:2 अर्थात 9:4 में वर्णित हुई है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में उन्होंने भीतरी, बाहरी तथा बीच की 3 शाखाओं में हिंदी क्षेत्र की बोलियों को रखा है। अर्थात ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी क्षेत्र की बोलियों की विशेषताएं सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताओं के समतुल्य हैं, और तब यह अकारण नहीं है कि इन तीनों वृत्तों का केंद्र उन्होंने पश्चिमी हिंदी को माना है। देखिए, तीनों वृत्तों का केंद्र उन्होंने किसको माना है? पश्चिमी हिंदी को माना है। जब उन्हें भारतीय आर्य भाषाओं को किसी क्रम में रखना पड़ेगा तो सर्वप्रथम मध्य देश की भाषा पश्चिमी हिंदी को केंद्र में रखना पड़ेगा। भूमिका भाग में है ये। और इतने पर भी कवि के शब्दों में कुछ बात है कि इन सारी बोलियों के समूह और संश्लेषण को पहले भी हिंदी, हिंदवी और हिंदुई कहा जाता था। हिंदी, हिंदवी और हिंदुई कहा जाता था और आज भी हिंदी कहा जाता है। कबीर और मुल्ला वजही
जायसी और तुलसी, सूर और मीराबाई, भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त, निराला और अज्ञेय समान रूप से और समभाव से हिंदी के कवि हैं। इनकी रचनाओं का इतिहास हिंदी संवेदना का इतिहास है। देखिए इनकी रचनाओं का जो ये अंतर है कबीर से लेके अज्ञेय तक का, तो यहाँ तक के अंतर को इन्होंने कहा है कि इनकी रचनाओं का इतिहास जो है हिंदी संवेदना का इतिहास है। यह ठीक है कि इन बोलियों में से दक्कनी भाषिक रूप से हिंदी के निकट है, पर साहित्यिक संदर्भों में उर्दू के। दक्कनी देखिए भाषिक रूप से हिंदी के निकट है, लेकिन अगर साहित्यिक संदर्भ में हम उसका मतलब प्रयोग जानना चाहें तो वो उर्दू के निकट है। इसके पीछे कई कारण हैं जो विशुद्ध भाषा वैज्ञानिक विचार क्रम से कुछ अलग पड़ते हैं। एक तो हिंदी क्षेत्र या कि प्राचीन मध्य देश के जनपदों के बीच सामाजिक संबंधों की स्थिति और सांस्कृतिक एकरूपता बराबर रही है। ग्रियर्सन ने इस स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से पहचाना है। बिहारी के प्रसंग में वे लिखते हैं, यहाँ तक कि रामायण महाकाव्य की रचना के युग में भी अयोध्या यानी कि आधुनिक अवध में राजकुमार रामचंद्र ने मिथिला अथवा आधुनिक उत्तरी बिहार की प्रसिद्ध राजकुमारी सीता के साथ विवाह किया था। बिहार का मुख सदैव उत्तर पश्चिम की ओर रहा, बंगाल की ओर से तो उस पर शत्रुतापूर्ण आक्रमण ही होते रहे। इन्हीं कारणों से लोग बिहारी भाषा को यूपी में प्रचलित हिंदी का ही एक रूप मानते हैं, किंतु वास्तव में यह तथ्य के सर्वथा विपरीत है। बिहार तथा बंगाल के पारस्परिक चाहे जो दुर्भावना हो, बिहारी भाषा बंगला की बहन है यानी कि, और पश्चिम की बोली से उसका बहुत दूर का संबंध है। देखिए बिहारी भाषा किसकी बहन है? बांग्ला की बहन है, और पश्चिम की बोली से उसका बहुत दूर का संबंध है। भारत का भाषा सर्वेक्षण भूमिका भाग में ये कथन दिया हुआ है, यानी कि ये कथन बिहार जो है बंगाल की बहन है, बिहारी जो है बंगला की बहन है, ये भारत की भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में दिया गया है। जब भाषा वैज्ञानिक तथा सामाजिक साक्ष्यों के बीच वैषम्य उपस्थित होता है तो ग्रियर्सन अपनी मान्यता भाषा वैज्ञानिक साक्ष्यों को ही देते हैं, पर बिहार की भाषिक स्थिति इसी से प्रकट नहीं होती कि वहाँ की बोलियों का व्याकरण बंगला जैसा है, बल्कि उससे भी जुड़ी है कि वहाँ के निवासी अपनी काव्य भाषा के लिए ब्रज भाषा अथवा खड़ी बोली को आधार रूप में चुनते हैं, और उनका जातीय पाठ्य रचना तुलसीकृत रामचरितमानस है, ना कि कोई बंगला का काव्य। और यही काव्य भाषा के महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। काव्य भाषा का संबंध रचनाकार से नहीं, श्रोता और पाठक वर्ग से भी होता है। देखिए काव्य भाषा का संबंध सिर्फ रचनाकार से नहीं होता है, श्रोता और पाठक वर्ग से भी होता है। यानी कि अगर श्रोता और पाठक वर्ग की उनकी रचनाओं को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रचनाकार क्या ही कर सकता है अपनी कविता का, यही बात बता रहा है। इस रूप में वह पूरे जन समाज को परस्पर जोड़े रहती है। एक ओर जन बोली से वह शक्ति लेती है और दूसरी ओर उसे परिष्कार देती है। तुलसीदास के बारे में एक रोचक किंवदंती यह है कि रामचरित पहले वे संस्कृत में लिखना चाहते थे, पर जितना वे दिन भर में लिखते उतना रात भर में मिट जाता था। तब शंकर जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि तुम जन भाषा में रचना करो और वह स्थायी होगी। फिर तुलसी ने अपनी कथा को भाखाबद्ध किया। देखिए यहाँ शब्द क्या आया है? भाखाबद्ध। हाँ, भाखाबद्ध किया, ठीक है। यहाँ काव्य भाषा की प्रसरण शक्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से किसी क्षेत्र की काव्य भाषा वहाँ के समाज को प्रतिफलित करती है। समूचे मध्य देश की काव्य भाषा का आधार हर युग में एक रहा है। देखिए काव्य भाषा का जब पूरे मध्य देश की काव्य भाषा का हर युग में जो आधार है काव्य भाषा का वो एक ही रहता है। कभी आरंभ में वह खड़ी बोली था तो कभी खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिला जुला रूप, फिर मध्यकाल में ब्रज भाषा और अंशतः अवधि का। देखिएगा फिर मध्यकाल में ब्रज भाषा और अंशतः अवधि का, और अब आधुनिक काल में यह आधार फिर से खड़ी बोली हुआ है। कुमायूं से सुमित्रा नंदन पंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं कि इससे आपका
PYQ प्रश्न भी आया हुआ है। कुमायूं से सुमित्रा नंदन पंत, बैसवाड़े से निराला याद रखिएगा। कुमायूं तो याद रहेगा कि पंत जी पहाड़ी इलाके में है, तो कुमायूं ये तो सबको। निराला जी बैसवाड़ी याद रखिए, निराला जी बस पे गए थे, ठीक है, तो वो बैसवाड़े से थे। ब्रज से महादेवी वर्मा और भोजपुरी क्षेत्र से प्रसाद। ब्रज से महादेवी वर्मा, महादेवी जो थे वो ब्रज क्षेत्र से थी और भोजपुरी क्षेत्र से प्रसाद आकर एक खड़ी बोली के आधार पर। प्रसाद समझिएगा कि भोजपुर में हमें प्रसाद मिला है और ब्रज में महादेव जी हैं, ठीक है। ब्रज में बनारस, बौ से बनारस, बौ से ब्रज, ब्रज में महादेव जी हैं। बस में निराला जी जाते हैं और ब्रज में महादेव जी हैं, यानी कि बनारस में महादेव जी हैं। और याद रखिएगा कि भोजपुर में प्रसाद खाता है आदमी। मैं आप लोगों को बस ऐसे ही बता दे रही हूँ। आकर एक खड़ी बोली के आधार पर उस नए काव्य आंदोलन को जन्म देते हैं जो आधुनिक कविता की विशिष्टतम उपलब्धि बनता है। छायावादी कविता इतने बोली क्षेत्रों के संस्कार अपने में समाहित किए हैं जो घुल मिलकर एक काव्य भाषा में रचे गए हैं। हिंदी क्षेत्र के भाषिक एकता का सबसे बड़ा प्रमाण यह समान काव्य भाषा का प्रयोग है। आधुनिक काल में इस मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश की पहचान बनाने में धीरेन्द्र वर्मा, इस लाइन को मैं फिर से पढ़ती हूँ। आधुनिक काल में इस मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश की पहचान बनाने में, यानी कि मध्य देश में जो है हिंदी प्रदेश का पहचान जिन्होंने मध्य देश में उगाया है वो कौन है, उठाया है वो कौन है? धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन तथा वासुदेव शरण अग्रवाल जी प्रमुख हैं। राजनीति क्षेत्र के विचारकों में राम मनोहर लोहिया का ध्यान इस ओर गया है। उर्दू जो बोलचाल में खड़ी बोली का ही एक रूप है, हिंदी काव्य भाषा से अलग हो जाती है। यहाँ स्मरणीय है कि यह अलगाव सांप्रदायिक धरातल पर कभी नहीं रहा। अलगाव का यदि कोई आधार रहा तो यह कि उर्दू दरबार से जुड़ी रही। यद्यपि बाजार से भी उसका संबंध बराबर बना रहा और हिंदी विविध बोलियों के रूप में जनसाधारण में प्रयुक्त होती रही। इसलिए कायस्थ जैसी हिंदू जाति दरबार से संबंध होने के कारण उर्दू प्रयोग में अग्रणी रही और खत्री तथा अग्रवाल जैसी व्यापारिक जातियां अपने आवागमन के साथ हिंदी का प्रसार करती रही। एक ही खड़ी बोली के दो रूप यूं अलग अलग ढंग से संस्कारित और प्रचारित हुए। कविता में यह संस्कार एकदम फर्क हो गया, पर अलगाव हिंदू मुसलमान का आधार पर कभी नहीं हुआ। जायसी, रहीम, रसखान जैसे मुसलमान हिंदी में लिखते हैं और हिंदुओं में चकबस्त, सरसार, फिराक उर्दू परंपरा का श्रेष्ठतम रचनाकार है। जैसा कहा गया है, हिंदी उर्दू में अंतर बोलचाल के स्तर पर नहीं है, अंतर साहित्य के स्तर पर है। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी और उर्दू में अगर हम बोलचाल पे अंतर खोजें तो वो नहीं के बराबर है, और अंतर कहाँ है तो साहित्य के स्तर पर अंतर है। कुछ तो भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वजह से, कुछ छंद विधान को लेकर, पर अधिकतर काव्य भाषा की प्रयोग विधि के अंतर के कारण है। यानी कि काव्य भाषा का जिस प्रकार हम प्रयोग करते हैं उस हिसाब से हिंदी उर्दू में अंतर आता है। सांस्कृतिक और दरबारी अनुषंगों के ही होने से खड़ी बोली के दोनों रूपों उर्दू और खड़ी बोली हिंदी लेखकों विशेषतः ब्रज भाषा के समर्थकों द्वारा यामिनी कहकर संबोधित किया गया है। देखिए यामिनी किसे कहा गया है, देखिए यामिनी उर्दू और खड़ी बोली हिंदी लेखकों, यानी कि उर्दू और खड़ी बोली दोनों का मिश्रित रूप जो हिंदी है, हिंदी लेखकों विशेषतः ब्रज भाषा के समर्थकों द्वारा यामिनी कहकर संबोधित किया गया है। यह भी आपका PYQ में आया, इससे संबंधित यामिनी शब्द से संबंधित क्वेश्चन है। संबोधित किया गया है। यह तिरस्कार सूचक विशेषण उर्दू के लिए नहीं, खड़ी बोली मात्र के लिए था। इस्लामी दरबार के संपर्क के कारण फिर उर्दू ने वार्णिक या मात्रिक भारतीय परंपरा के किसी छंद विधान को स्वीकार नहीं किया है। देखिएगा, उर्दू ने किसी प्रकार के छंद विधान को स्वीकार नहीं किया है, और इससे भी अधिक उर्दू शैली में अलगाव आया काव्य भाषा की प्रयोग विधि के कारण। उर्दू की विशेषता यह थी कि उसने दरबार और बाजार दोनों को एक साथ साधा था।
वह उच्च संस्कृति से जुड़ी थी, पर अपने नाम के अनुरूप लश्कर के बाजार से भी। यह उसका बोलचाल का रूप कविता से में भी बराबर सुरक्षित रहा। उर्दू में शेर लिखा नहीं जाता कहा जाता है, और यह एक अत्यंत मौलिक और गुणात्मक अंतर है। यहाँ आपका कथन और कारण वाले से आपका यहाँ क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। उर्दू में शेर लिखा नहीं जाता और यह एक अत्यंत मौलिक और गुणात्मक अंतर है। क्वेश्चन कहीं से भी एनटीए वाले उठा के दे देंगे। यही कारण है जिससे उर्दू काव्य भाषा में अर्थ क्षमता बोलचाल के मुहावरे से उपजती है, ना कि कवियों द्वारा विकसित विशिष्ट बिंब विधान से। मुहावरा कहा जाता है, बिंब कहा नहीं जाता बनाया जाता है। उस दृष्टि से यह अंतर्विरोध भी रोचक है कि इन उर्दू जो व्याकरण की दृष्टि से खड़ी बोली हिंदी का निकटतम रूप है, काव्य भाषा के स्तर पर उससे अलग हो जाती है, और मैथिली, भोजपुरी और अवधी, ब्रज आदि जो व्याकरणिक आधार पर अपेक्षाकृत अलग है, काव्य भाषा के स्तर पर एक साहित्य का निर्माण करती हैं, जिसे हम हिंदी साहित्य का संश्लिष्ट रूप कहते हैं। अब एक काम करते हैं, इसे यहीं तक रहने देते हैं। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं आज आपसे दोबारा यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।